हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, हमने फर्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको जस्ट बताया था होस्ट कितने टाइप के होते हैं। अब उसी के साथ होस्ट के साथ ही नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस लिखा हुआ है सिलेबस में, तो हमने इंटरडिपेंडेंस करनी है पैरासाइट की ऑन होस्ट। किस तरह से पैरासाइट जो है वो डिपेंड करता है किस पे, होस्ट पे, और होस्ट जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर डेवलपमेंट या फॉर ग्रोथ ऑफ पैरासाइट। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमने देखना है कि इंटरडिपेंडेंस क्या होती है। इंटरडिपेंडेंस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पैरासाइट जो है वो टोटली डिपेंड करता है किस पे, होस्ट पे। ठीक है, अब वो डिपेंडेंसी जो है वो डिपेंड अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि वो अपने शेल्टर के लिए डिपेंड करता है, फूड के लिए डिपेंड करता है, या किस तरह से किस चीज़ के लिए डिपेंड करता है पैरासाइट होस्ट पे। ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंस एक ऐसी डिपेंडेंसी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसमें पर्टिकुलरली होस्ट एंड पैरासाइट होते हैं ऑन ईच अदर। ठीक है, कभी कभार होस्ट भी जो है वो पैरासाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, पर मोस्टली ऐसा होता नहीं है, मोस्टली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, होस्ट जो है पैरासाइट पे डिपेंड नहीं करता। पर कभी कभार ना, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन में है, ठीक है, उस पर हम डिपेंड करते हैं क्योंकि वो विटामिन के रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, लेकिन वो हमारे लिए पैरासाइट नहीं है पर एक बैक्टीरिया है। इस तरह से कभी कभार एक्सेप्शंस आ जाती हैं, बट मोस्टली होस्ट जो है वो पैरासाइट पे डिपेंड नहीं करता, पैरासाइट ही जो है वो डिपेंड होता है किस पे, होस्ट पे। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने लिखी है, यूजली पैरासाइट शोज डिपेंडेंसी ऑन होस्ट और बेनिफिट लेता है, चाहे वो शेल्टर को लेके हो, फूड को लेके हो, जो भी चीज़ हो वो पैरासाइट होस्ट से डिराइव करता है। उसके बाद पैरासाइट जो है उस पर्टिकुलर होस्ट पे रह सकता है और रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू कर सकता है। अगर कोई ऐसा होस्ट हो जो उसकी लाइफ और रिप्रोडक्शन के लिए अच्छा ना हो, तो वो उसके लिए स्पेसिफिक होस्ट नहीं होता। ठीक है, तो मतलब इस तरह कुछ एक पैरासाइट्स हैं जो होस्ट स्पेसिफिसिटी को मेंटेन करके रखते हैं। पर्टिकुलर होस्ट, जैसे मैंने आपको होस्ट बताए थे ना अलग अलग तरह के, तो वो जैसे प्राइमरी होस्ट जो उनका होता है उसी में ही उनकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। अगर उसकी जगह एक्सीडेंटल होस्ट में उसको डाला जाए तो वो रिप्रोडक्शन वगैरह शो नहीं करते। ठीक है, उसके बाद होस्ट पैरासाइट स्पेसिफिसिटी की बात करें, जो पैरासाइट है वो बहुत स्पेसिफिकेशन शो करता है, अलग अलग चीज़ों को लेके स्पेसिफिकेशन शो करता है फॉर डिपेंडेंसी ऑन होस्ट। ठीक है, अब जो स्पेसिफिकेशन है दो मेन तरह की होती है। कौन कौन सी? जैसे कि हमारे पास एक आ गई इकोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन, एक आ गई फिजियोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इकोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन मतलब जिस भी होस्ट पे वो रह रहा है पैरासाइट, उसकी टोटल इन्वायरमेंटल कंडीशन जो हैं वो वेरी करती हैं, और उन इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे ही जो पैरासाइट की डिपेंडेंसी है वो डिपेंड करती है। मतलब पैरासाइट कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन में होस्ट में रह सकता है, अगर वो कंडीशन फुलफिल ना हो तो पैरासाइट के सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरह से होस्ट जो है वो क्या करता है, पैरासाइट को स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड करता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस की बात करें तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन जैसे हमारी बॉडी का पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पैरासाइट और होस्ट के रिलेशनशिप में। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा है ई कोलाई बैक्टीरिया की, अभी मैंने एग्जांपल बताई, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। अगर हम उसको उठा के वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से लाके अपने स्टोमक में रख दें या फिर बक्कल कैविटी में रख दें, तो वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कंडीशंस हैं लार्ज इंटेस्टाइन और हमारी स्टोमक की बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करती हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो पैरासाइट हैं वो कुछ एक फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे खुद को एडजस्ट कर पाते हैं, सारे पे एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, ये हो गया इंटरडिपेंडेंसी और स्पेसिफिसिटी। उसके बाद होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, कुछ एक ऐसे पर्टिकुलर रिलेशनशिप हैं जो होस्ट एंड पैरासाइट शो करते हैं। आपने बड़ी अरसे से पढ़े होंगे, म्यूचुअलिज्म है, पैरासाइटिज्म है, कोमेंसिलिज्म है, एमेंसिलिज्म और सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, अब जो ये म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोटिक है ये थोड़े सेम ही रहते हैं, थोड़ा बहुत इनमें वेरिएशंस आती हैं, बाकी ये एक जैसे ही होते हैं मोस्टली। अब पहले देखते हैं म्यूचुअलिज्म। ये एक ऐसी एसोसिएशन होती है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, जो भी एसोसिएटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या होता है, दोनों को बेनिफिट मिलता है। इसकी एग्जांपल है जैसे कि सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब। सी एनीमोन, हर्मिट क्रैब। सी एनीमोन आपने देखा होगा किसमें, फाइलम सिलेंट्रेटा में आता है। हर्मिट क्रैब हमारे पास आर्थ्रोपोडा में आता है। तो सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब का ऐसी एसोसिएशन होती है, जो सी एनीमोन है मूवमेंट शो नहीं कर सकता, हर्मिट क्रैब जो है उसको इजी कैप्चर किया जा सकता है, कोई भी प्रे वगैरह उस पर फीड कर सकता है। तो सी एनीमोन को अपनी बॉडी के ऊपर रखता है हर्मिट क्रैब, अपनी बॉडी के ऊपर जब हर्मिट क्रैब रखेगा उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और जो हमारे पास सी एनीमोन है उसको मूवमेंट मिल जाएगी, और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाएगा, जिसकी वजह से उसकी आराम से फीडिंग होगी। ठीक है, दोनों को बेनिफिट होता है, एक का भी नुकसान नहीं होता। उसके बाद सेकंड है हमारे पास पैरासाइटिज्म।
पैरासाइटिज्म की बात करें, इसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट मिलता ही मिलता है, लेकिन दूसरे को हमेशा नुकसान होता है। जैसे प्लाज्मोडियम की बात करें, प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, लेकिन हमारी बॉडी में नुकसान होता है, हमारी बॉडी में कोई भी बेनिफिट नहीं होता किसका, प्लाज्मोडियम का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कमेंसिलिज्म। कमेंसिलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को हमेशा बेनिफिट मिलेगा, दूसरा जो है अनअफेक्टेड रहेगा। उसको अगर नुकसान नहीं हो रहा तो उसको बेनिफिट भी नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कमेंसिलिज्म। जैसे केटल्स एंड इग्रेट। केटल्स पे आपने देखी होंगी, वो चिड़िया से आके बैठी होती है, वो हर कोई चिड़िया स्पैरो वगैरह नहीं होती, पर्टिकुलरली इग्रेट बोलते हैं। वो उसकी बॉडी से छोटे छोटे जो पैरासाइट्स होते हैं उनको फीड करती है, ठीक है। इग्रेट को तो बेनिफिट हो रहा है, केटल को भी बेनिफिट हो रहा है, लेकिन केटल को अगर वो नहीं आके बैठेगी तो भी कोई खास इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। देन उसके बाद एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में क्या है, एक ऑर्गेनिज्म हमेशा दूसरे को नुकसान देता है विदाउट ऑब्टेनिंग बेनिफिट। खुद भी उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन वो दूसरे को ज़रूर नुकसान देता है, ठीक है। एक हमेशा अनअफेक्टेड रहेगा, जो नुकसान दे रहा है उसको कोई खास ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा, लेकिन दूसरे को हमेशा नुकसान ही मिलता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या है, पेनिसिलिन किलिंग बैक्टीरिया। पेनिसिलियम जो होता है ना, पेनिसिलियम वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग में टॉक्सिन्स रिलीज करता रहता है, ठीक है। उन टॉक्सिन से जो है उसके सराउंडिंग में अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो उनकी क्या हो जाती है, किलिंग होती है, ठीक है। पेनिसिलियम का ये एक जो है फीचर रहता है कि हमेशा वो पेनिसिलिन क्रिएट करता है जो टॉक्सिक होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक ऐसी एसोसिएशन है, दोनों को क्या होता है, बेनिफिट मिलता है। कभी कभार ये ऐसी एसोसिएशन हो जाती है कि दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बिना सर्वाइव भी नहीं कर पाते, ठीक है। इतनी इंटेंस वाली इनकी हो जाती है एसोसिएशन, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभार ऐसा होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैंने कौन सी लिखी है, राइजोबियम बैक्टीरिया इन रूट नड्यूल्स ऑफ पी प्लांट। ये एग्जांपल आपने सुनी होगी। राइजोबियम बैक्टीरिया पी प्लांट की रूट नड्यूल्स में रहता है, वहाँ नाइट्रोजन फिक्स करता है। नाइट्रोजन फिक्स करके किसको देता है, पी प्लांट को। इंटर्न उसको फूड भी मिलती है और शेल्टर भी मिलती है फ्रॉम पी प्लांट, ठीक है। तो ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो इसमें ये अच्छी खासी मतलब इंटेंस वाली एसोसिएशन है। विदाउट रूट नड्यूल्स के बिना राइजोबियम के सर्वाइवल के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, और पी प्लांट में भी अगर राइजोबियम होगा तो उसकी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अच्छे से होगी कंपैरिजन टू विदाउट राइजोबियम, ठीक है। उसके बाद ई कोलाई इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन या ह्यूमन। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में ई कोलाई जो है, ई कोलाई विटामिन के रीएब्जॉर्प्शन करवा रही है, तो हमें बेनिफिट ही है, ठीक है। और ई कोलाई को क्या मिल रहा है, फूड भी मिल रहा है, शेल्टर भी मिल रहा है, तो उसको भी बेनिफिट है। अगर ई कोलाई रिमूव कर देंगे तो हमें कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। बड़ा शॉर्ट सा सिलेबस है आपका, इसलिए हम ज़्यादा दौड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, कम कम ही करेंगे, और यही मटेरियल मैं आपको सेंड करूँगी, आप यही लिख लेना, इससे ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।